भाषा मानव की अक्षय निधि है। भाषा मानव मात्र का अक्षय कोश है। वही मानवता की पूंजी है। मानव समाज का चिर संचित कोश है, जिसको लेकर भावी पीढ़ी अपना काम चलाती है। मनुष्य ने सृष्टि के आरंभ से ही आज तक जो कुछ सोचा, समझा, देखा, अनुभव किया, उसका संकलन भाषा के रूप में आज तक प्राप्त है। यह एक बहुमूल्य निधि है। इसकी रक्षा अगली पीढ़ी करती रहती है। अक्षय निधि यानी कभी भी समाप्त न होने वाली ऐसी निधि के रूप में हम भाषा की ओर देखते हैं। मानव का वह अक्षय कोश है। अक्षय कोश क्यों शब्द प्रयोग किया है हमने? कि मनुष्य के विचारों को व्यक्त करने के लिए जिस साधन का हम प्रयोग करते हैं, इसी मुख से, इसी ध्वनि यंत्र से कौन से जगह पर कौन से शब्द का प्रयोग किस ढंग से करना चाहिए, हमें कौन सिखाता है? मानवता, सत्सद विवेक बुद्धि, वैचारिकता, ये सब कुछ हमें समाज सिखाता है। क्योंकि हम समाजशील प्राणी हैं। समाज में रहते, जरूर हम अनुकरण करते हैं दूसरों का, अंधा अनुकरण करते हैं। केवल अनुकरण नहीं, अंधा अनुकरण। आंखें बंद करके दूसरों के ऊपर भरोसा रखने का काम हम करते हैं, भाई ये ठीक है। लेकिन मानव समाज की चिर संचित कोश के रूप में हम भाषा की ओर देखते हैं। एक पीढ़ी से लेकर दूसरी पीढ़ी तक, दूसरी पीढ़ी से लेकर तीसरी पीढ़ी तक, तीसरी से लेकर चौथी पीढ़ी तक, इस तरह से श्रृंखला पीढ़ियों की चलती रहेगी और भाषा के अंतर्गत परिवर्तन चलता रहेगा। शायद इसको लेकर लगता है कि भाषा बहता हुआ झरना है। भाषा ये बहता हुआ झरना है। हमने ये भी कहा है इसके अंतर्गत कि भाषा की निर्मिति सृष्टि के निर्मिति के साथ हुई है। तब से लेकर आज तक जो कुछ सोचा है, जो कुछ समझा है, जो कुछ देखा है, जिसका अनुभव किया है, उसका संकलन किसकी वजह से हमें देखने के लिए मिलता है? तो केवल और केवल भाषा की वजह से मिलता है। इसीलिए भाषा ये अक्षय निधि है। अब भाषा भाव संप्रेषण का साधन है। भाषा अब भाव संप्रेषण का साधन है। भाव संप्रेषण, भाषा के द्वारा मनुष्य अपने भावों और विचारों को एक दूसरे तक पहुंचाता है। मनुष्य अपने विचारों को दो प्रकार से संप्रेषित करता है। भाषा का आरंभिक रूप उच्चारित या मौखिक भाषा द्वारा ही संप्रेषित कर पाता है। भाषा के द्वारा सूक्ष्मतम भावों को, अमूर्त भावों को बोलकर या लिखित रूप में जितनी व्यवस्था के साथ व्यक्त कर सकते हैं, उतना अन्य किसी रूप से नहीं। क्योंकि हमने इसके पहले देखा है कि भाषा के दो रूप हैं, एक लिखित है और दूसरा मौखिक है। लेकिन प्रारंभ मौखिक से होता है। अपने भावों का संप्रेषण करने के लिए पहले मस्तिष्क में विचार करता है, और मस्तिष्क में विचार करते वक्त शायद वहीं पे लगता है कि शून्य अवस्था के अंतर्गत दिमाग में विचार निर्माण होते हैं। विचार की श्रृंखला शुरू है, श्रृंखला के साथ आगे क्या बोलना, इस तरह से वो सोचता है। और सोचते सोचते शायद उसकी अवस्था ये होती है कि उस अक्षय निधि को, भावों को संप्रेषण के रूप में, लेन देन के रूप में वो व्यक्त करने का काम करता है। और व्यक्त करने के लिए केवल शब्दों के द्वारा काम चलेगा ऐसी बात नहीं, लिखित रूप में भी वह कार्य करता हुआ दिखाई देता है। और अंत में ये कहा जाता है कि भाषा अनुकरण से प्राप्त होती है। 100% तो यह सही नहीं है कि भाषा अनुकरण के द्वारा प्राप्त होती है, लेकिन भाषा अनुकरण के द्वारा जरूर प्राप्त होती है, एक पीढ़ी से लेकर दूसरे पीढ़ी तक। अनुकरण का सिद्धांत तो आपको पता है कि अनुकरण सिद्धांत किसका है? तो अरस्तु का है। और अरस्तु कहते हैं कि अनुकरण मनुष्य का सबसे प्रधान गुण है। भाषा सीखने में वही उसी की
उपेक्षा न करते हुए उसको ग्रहण करता है। माता पिता गुरु समाज जिस किसी मार्ग से अपना सके उसी मार्ग से भाषा को बालक अनुकरण के द्वारा सुनता है, अनुकरण करता है, भाषा का अर्जन करता है। बचपन में माता पिता की भाषा, माता पिता के उच्चारित शब्द, परिवारजनों के उच्चारित शब्द, परिवार के साथ समूह के उच्चारित शब्द, समूह के बाद मोहल्ले वाले के उच्चारित शब्द, मोहल्ले के बाद पूरे गांव भर के लोगों के उच्चारित शब्द। इन शब्दों का बचपन के अंतर्गत वह अनुकरण करने लगता है और अनुकरण के बाद वो लोक व्यवहार के लिए शिक्षण के लिए भाषा को अर्जित करके लोक व्यवहार स्थापित करता है, शिक्षण ग्रहण कर लेता है, या अपनी जो क्रिया है वो सभी प्रकार की क्रिया चलाने का काम वो भाषा के द्वारा करता है। अंत में ये कहना चाहूँगा कि भाषा में सामाजिक दृष्टि से स्तर भेद होते हैं। भाषा में सामाजिक दृष्टि से स्तर भेद होते हैं, क्योंकि समाज के अंतर्गत का प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे से अलग है। कोई शिक्षित है, कोई अशिक्षित है। जिस प्रकार पढ़े लिखे व्यक्ति शिक्षित वर्ग की भाषा होती है, उस प्रकार अनपढ़ अशिक्षित वर्ग की भाषा नहीं हो सकती। इसी कारण भाषा में मानक और अमानक दो रूप सामने आते हैं। संसार की प्रत्येक भाषा में सामाजिक दृष्टि से भेद देखा जा सकता है। और सारांशतः या सारता रूप में कहूँगा, भाषा के सहज गुणधर्म को भाषा की प्रकृति कहते हैं। इसे ही भाषा की विशेषता कहा जाता है, लक्षण कहा जाता है। इसे हम दो भागों के अंतर्गत विभाजित कर चुके हैं। और सर्वसामान्य रूप से ये कहा जाता है कि भाषा कहाँ पे नहीं है ये बतलाना मुश्किल कार्य है। भाषा पौत्रक संपत्ति है, अनुकरण से हम सीखते हैं। इन सभी बातों को लेकर भाषा की प्रकृति यहीं पे समाप्त हो जाती है।